सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 का भूगोल विषय का पाठ 2 ग्लोब अक्षांश व देशांतर का आगे का प्रकरण ताप कटिबंध और देशांतर किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब एक पृथ्वी का लघु रूप के अंदर वास्तविक में प्रतिरूप है, यानी उसकी बिल्कुल हूबहू वैसी ही कॉपी है। इसके बाद हमने देखा था कि ये विषुवत वृत्त किसे कहते हैं। तो एक ऐसी ये काल्पनिक रेखा जो वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नहीं है, लेकिन पृथ्वी को समझने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर एक काल्पनिक रेखा बनाई है जो पृथ्वी को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसे हम कहते हैं, इस रेखा को विषुवत वृत्त। और ये 0 डिग्री अक्षांश पर है। तो ये 0 डिग्री से 0 डिग्री जो आपस में इन अक्षांशों को मिलाती है उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। तो इसके बाद हमने देखा था कि पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, तो एक तो जिसमें हमने पढ़ा विषुवत रेखा। इसके बाद 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा। फिर हमने देखा था 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे उत्तरी ध्रुव वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और ये बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री में बिल्कुल बिंदु जैसा इसे उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी अक्षांश पे दक्षिणी ध्रुव। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारी अक्षांश रेखाएं थी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि ताप कटिबंध, पृथ्वी पर ताप किस हिसाब से देखते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो अब देखो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच के अक्षांश हैं वहाँ हमेशा अधिक ऊष्मा यानी गर्मी रहती है, इसीलिए उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये देख लेते हैं हम कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। तो ये देखो हमने पढ़ा, इसमें लिखा हुआ भी है कि ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो इसके जो ये बीच का भाग है सारा हरे रंग का, इसे हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मानो यहाँ सूरज है और सूरज की किरणें यहाँ सीधी और ऐसे सूरज ऐसे यहाँ पर तिरछी बननी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल पूरे साल सीधी रहती है सूरज की किरणें, इसीलिए यहाँ पर इतनी गर्मी होती है, और यहाँ पर तिरछी, तो इसलिए यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती, ठीक मौसम होता है, शीत भी होती है और उष्ण भी होती है, इसीलिए इसे उत्तरी शीतोष्ण, और दक्षिणी गोलार्ध में इसीलिए इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ तक सूर्य की किरणें बिल्कुल भी पहुँच नहीं पाती, इसलिए इसे शीत कटिबंध, और ये दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। तो इस तरह से ये कुछ ताप हैं हमारे। तो ये आप देखो, उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। तो इस तरह से ये हमारे हुए कितने, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कटिबंध हो गए। इसके बाद आगे ये देखो, इसी में कि ये एक उदाहरण देख लेते हैं कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज और कम क्षेत्र पर फैलता है। मान लो ये ऐसे सीधी दिशा है, कोई भी सतह है, तो इसके ऊपर इस टॉर्च का प्रकाश है वो कैसा होगा, तेज तो होगा लेकिन थोड़ी सी दूरी पर फैलेगा। और यही सतह अगर थोड़ी तिरछी होगी तो प्रकाश तो थोड़ा कम होगा, लेकिन इसकी जो फैलने की जगह है वो ज़्यादा होगी। तो इसके बाद देखिए कि उष्ण कटिबंध हमें समझ आ गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांशों पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक होती है, और इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें क्या, तिरछी होती जाएंगी। तो हमने देखा था
कि ऐसे यहाँ पर सीधी और यहाँ पर तिरछी। तो जैसे जैसे ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें हैं क्या तिरछी होती जा रही है। तो तिरछी होने के कारण क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच जो क्षेत्र है उसका तापमान मध्यम रहता है, यानी ठीक ठीक रहता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा शीतोष्ण कटिबंध भी दोबारा से। ये देखो, ये कर्क रेखा और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी होती हैं, इसीलिए यहाँ मौसम सामान्य रहता है और इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध। तो ये उत्तरी ध्रुव में है इसलिए इसे उत्तरी शीतोष्ण और ये दक्षिणी गोलार्ध में इसलिए इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसके बाद देखिए कि पृथ्वी के ताप हमने पढ़े, अभी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद हम देखेंगे शीत कटिबंध किसे कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो देख लेते हैं एक बार और कि शीत कटिबंध किसे कहते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक, तो ये जो सफ़ेद रंग का है उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए इसे उत्तरी शीत कटिबंध, और ये दक्षिणी गोलार्ध में है इसलिए इसे दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। इसके बाद देखिए कि अब इसके बाद हम पढ़ेंगे देशांतर क्या है। तो इससे पहले हमने अक्षांश देख लिया कि अक्षांश था जो पृथ्वी पर ऐसे आडी टेढ़ी लाइनें थी, 0 डिग्री से 0 डिग्री, 1 डिग्री से 1 डिग्री। तो इन अक्षांशों को जो मिलाने वाली रेखाएं थी ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन अब हम देशांतर, तो देशांतर क्या होते हैं, किसे कहते हैं देशांतर। तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। जैसे मान लो ये है 0 डिग्री से 0 डिग्री अक्षांश। अब इस अक्षांश पर कौन सा देश किस दिशा में है वो हमें क्या पता लगेगा, यहाँ है, कहाँ है। तो इस स्थिति का बिल्कुल सही तरीके से अंदाजा पता करने के लिए हमें देशांतर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो देशांतर किसे कहते हैं ये देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर में टोंगा महाद्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री अक्षांश पर। और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संबंधित रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो दोबारा देखो कि ये क्या कह रहे हैं, मानो कि ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, और अब ये 0 डिग्री से ऐसे करते 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते मानो ये 20 डिग्री आ गई। तो अब क्या है, प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है। अब हमें नहीं पता इसमें कि टोंगा द्वीप इधर है या इधर है ना, या जो मॉरिशस है वो इस दिशा में है या इस दिशा में है। तो इस स्थिति का पता लगाने के लिए हमें उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा जो इन पूर्व से पश्चिम के स्थान की कितनी दूरी है, ऐसे इनका हमें पता करना पड़ेगा। तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या मोत्तर कहते हैं और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं और इनके बीच की ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर जो दूरी है वो घटती जाती है और ध्रुवों पर जाकर ये बिल्कुल शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय या मोयोत्तर आपस में मिलती हैं। तो ये देखो कि कैसे, ये देखो जैसे यहाँ दूरी कितनी है ना, ज़्यादा है, फिर यहाँ आए थोड़ी और कम हो गई, यहाँ कम है ना। तो ऐसे यहाँ पर आके बिल्कुल एक बिंदु में मिल जाते हैं। तो जैसे ही हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ
आते हैं, इनके जो देशांतर के बीच की दूरी है वो कम होती जाती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु में मिल जाती है। और दूसरी बात कि ये अर्धवृत्त होती है, तो ये पूरा पृथ्वी का वृत्त नहीं बनाती, सिर्फ यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक सिर्फ इतना अर्धवृत्त होती है। और इस तरह से ये पृथ्वी के ऊपर 180 डिग्री तक होती हैं। इसके बाद देखो आगे कि अक्षांश हैं जो रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाए। और इस प्रमुख जो यामोत्तर है इसे प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। तो ये देख लेते हैं प्रमुख यामोत्तर कहाँ है। ये देखो कि ये 0 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है और ये यहाँ पर भी। तो ये जो बिल्कुल बीचों बीच है, यहाँ से हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 करते करते ऐसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 और 180। फिर ये होगी पूर्व दिशा में, तो पूर्वी देशांतर। और फिर यहीं ऐसे यहाँ से पश्चिम चलेंगे तो 30, 60, 90, 120, 150 और 180। तो ये हो गए पश्चिमी देशांतर। तो इस तरह से पूर्व और पश्चिम के देशांतर को दर्शाया गया है, क्योंकि इनकी लंबाई जो है देशांतरों की एक बिल्कुल समान थी, है ना। तो इसीलिए किसी स्थान की स्थिति को बिल्कुल सही समय या स्थिति मापने के लिए ये एक, जहाँ संसार की एक वेधशाला है वहाँ इसको प्रमाणित किया गया है। इसके बाद देखो कि इसका मान रखा 0 डिग्री देशांतर और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व में या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। तो 2 समान भाग हो जाएंगे, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इन 2 भागों में ये विभक्त करती है। तो देखो ये ऐसे ग्रिड बन जाएगा, है ना। हमने पहले अक्षांश पढ़ा था, ये विषुवत वृत्त था जो पृथ्वी को 2 भागों में ऐसे गोलाई में बांटती थी, है ना। तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाया और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। फिर हमने ये देशांतर, प्रमुख देशांतर 0 डिग्री और ये वाला हुआ हमारा पूर्वी देशांतर और ये हुआ पश्चिमी देशांतर। तो इस तरह से ये जो रेखाएं बनाई हमने, है ना, ये देखो आपको दिखाई भी दे रहा है इसमें। तो ये रेखाएं इस तरह से बनी, तो ये इसे हम कह देते हैं ग्रिड। यानी ग्रिड किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की जहाँ आपस में जो ये एक दूसरे को काटती हैं, इसे हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड का मतलब जाल बन गया एक तरह से, है ना। तो ये आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है, इस तरह से ये ग्रिड बना है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए देखो कि असम के अंदर धुबरी है 26 उत्तरी अक्षांश पर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो देखो मानो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो पहले हम उत्तरी अक्षांश में चलेंगे। तो ये तो विषुवत रेखा हुई। विषुवत रेखा से देखो, ये देखो यहाँ पे इसने 20 उत्तरी अक्षांश लिखा है, तो 20 से थोड़ा ऊपर, तो मानो यहाँ पे ये हो गया हमारा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये कह रहे हैं कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये देखो 30, 60 और मानो यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ आएगा। तो इस तरह से जो ये रेखाएं, अब यहाँ जहाँ ये रेखा दोनों एक दूसरे को काटी, ये वाला, तो यहाँ पर धुबरी स्थित है। तो इस तरह से हम किसी भी स्थान की अगर स्थिति हमें पता लगानी है तो उसके लिए हमें उसके अक्षांश और देशांतर दोनों पता होने चाहिए, तभी हमें उस स्थान की वास्तविक और सही स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।